रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं और नया सवेरा मॉर्निंग प्राइम टाइम को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी संसद के सत्र को लेकर। साथ ही यूपी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो वहां पर क्या कुछ खास है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में जो हादसा हुआ कोचिंग सेंटर में, उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा तमाम और खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन इसी के साथ इस 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। इस 1 घंटे पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि देश भर में जो भी गतिविधियां आज होने वाली हैं और दुनिया भर में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हमारी नजर रहने वाली है। आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा हमारी नजर होगी पैरिस ओलंपिक 2024 पे भी, क्योंकि आज भी भारत को उम्मीद है एक पदक की। इसके साथ साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत, 250 लोगों के फंसे होने की भी आशंका। 5 उत्तरी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। संसद के दोनों सदन में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। बहस के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे सकती हैं जवाब। प्रधानमंत्री आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को करेंगे संबोधित। केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सेक्टर के लोग होंगे शामिल। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी। मृत छात्रों के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे और दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग। वहीं दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आज आरोपियों की जमानत पर होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सदन में करेगी पेश। कल पेश किए गए विधेयक में लव जिहाद पर उम्र कैद का प्रस्ताव। पैरिस ओलंपिक 2024 में आज भारत के पास फिर से मेडल जीतने का मौका। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और सूर्य कुमार की कप्तानी में श्रीलंका पर क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। 2-0 की बढ़त के साथ सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है टीम इंडिया। और नया सवेरा की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि मैदान से लेकर पहाड़ तक इस समय मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। और देश के हर एक राज्य की बात करें तो इस समय जो है मॉनसून एक्टिव है। बात करेंगे केरल के वायनाड की, जहां 250 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही मची हुई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल, केरल की ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 250 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। हालांकि जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। केरल के वायनाड की ये तस्वीरें, जहां भूस्खलन के कारण अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है और लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरें केरल के वायनाड से सामने आई, जहां भूस्खलन से तबाही का ये मंजर आप सभी के सामने है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ घरों में पानी घुस चुका है और दूसरी तरफ जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही हैं और सभी 250 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 8 लोगों की मरने की खबर जरूर आई है, लेकिन जिन लोग जो फंसे हुए हैं, अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वहां
अभी जो है प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। अजय रॉय जॉय जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आपसे केरल के वायनाड पर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। इस समय 250 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, साथ ही साथ 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। टीम प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल एक बड़ी सी एक ट्रेजेडी हुई है वायनाड में, मेपाड़ी पंचायत में, जहां 2 हिल्स में इसी लैंडस्लाइड हुई है। एक मेजर हिल है मुंडगई हिल, वेयर a tea estate is located, and there was a severe landslide जो रात में हुई थी, करीब आज early morning 2 a.m. it happened. While the rescue operations were going on, the second landslide had also happened. So what happened is the debris is flowing towards the nearby settlement, also near Churalmala town, and now almost a part of Churalmala town. And in fact, it should not be treated as an urban; it's a rural settlement itself. But that settlement is washed away. Almost a part of the settlement is washed away. Unfortunately, the rescue teams are unable to reach the location where the actual landslide happened. The bridges have been washed away. So they are still near to Churalmala even right now. They're expecting helicopters from Air Force, which will reach anytime soon. 2 helicopters are dispatched, and Defense Security Corps from Kannur area. They are also to reach very soon. So they will set up temporary bridges for the rescue operations to reach the other side. It's a heavy flow happening right now. There are not any major rivers there right now, in fact earlier, but now it looks like a giant river has taken shape right now in this place. And the worst fear right now is that at least 50 are dead. Why? Because it's not officially communicated anywhere, but there are reports that 50 people are feared dead, but only 8 deaths have been confirmed so far, and that too the bodies that have been retrieved from this flow. In fact, the rescue team is yet to reach where it really happened, the epicenter. We are yet to reach so far. जी अजय, अगर देखा जाए तो इसके अलावा 5 अन्य और जिले हैं जहां पर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे कि वो आखिर कौन कौन से जिले हैं? हाँ, इसी मलप्पुरम से कासरगोड तक की 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट में आज अभी अर्ली मॉर्निंग को रेड अलर्ट इशू किया है। एक्सट्रीम रेनफॉल में हैपन। कन्नूर जिले में, कोझिकोड जिले में लगातार कई एरिया में आज भी, कल रात भी छोटी सी लैंडस्लाइड हो चुकी है। रिवर्स आर रियली ओवरफ्लोइंग एट मेनी प्लेसेस, but large scale destruction is not reported as it happened in Wayanad. And this Wayanad, this area had witnessed a huge landslide some years ago as well. There were at least 50, more than 50 casualties reported that time also. So this is a landslide prone area, and heavy extreme rainfall occurred last night. Minimum 200 millimeter rainfall had happened yesterday overnight. So there were some alert that went from district headquarters to these areas, especially Mepadi, because Mepadi Panchayat, the name was mentioned in the rain alert issued by the district headquarters yesterday night. अजय, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि पुल टूटने से लोगों का संपर्क टूट गया है सड़क के साथ, अगर खाने पीने की सामग्री है वो किस तरीके से पहुंचाई जा रही है वहां पर? Right now, the rescue team is yet to reach the other side. The main epicenter of the landslide, people are unable to reach so far. So it's really a sad situation right now. But anyhow, even there were relief camps opened in Wayanad in other areas as well, and some of these relief camps as well have been inundated right now. I mean, that's a sad situation right now. Unprecedented rainfall situation has happened so far. So we fear that the number will go up as the search operations proceed. जी अजय, साथ ही साथ कई लोगों के दबे होने की भी सूचना आ रही है। क्या उसके लिए उस तरीके से टीम किस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है? हाँ, अभी एक एनडीआरएफ के एक यूनिट अभी साइट में है। एक और एनडीआरएफ यूनिट अभी आना है।
उसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर भी आना है एयरफोर्स का। जी। तो हेलीकॉप्टर से ही आज लग सकता है कि हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा जो लैंडस्लाइड की मेन एरिया में जहां अभी तक रेस्क्यू टीम आर अनेबल टू रीच। उसके बाद टोल्ड इंडियन डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स दे आर आल्सो टू रीच वेरी सून। So with they coming in, they will be able to establish temporary bridges for the rescue operations to the other side. So what I learned from the district authorities is that even the district collector, their team had to go back, in fact, because they reached today morning, but where they were stationed, they were again kind of small landslide. So this the entire team was received back. I mean, that's the situation right now. So how the rescue operations is going on, how the relief operation, the main operation team is working, is really in a very hazardous situation right now. जी अजय, क्या किसी प्रकार के वहां पर अभी तक शिविर लगाए गए हैं जहां जिससे कि लोगों को जब रेस्क्यू किया जा रहा है तो उनको राहत शिविरों में पहुंचाया जा सके जहां पर खाने पीने की सामग्री उपलब्ध हो? क्या इस प्रकार के किसी प्रकार के शिविर अभी तक वहां पर लगाए गए हैं अजय? Established in Wayanad district throughout, there were incidents of heavy rainfall. Camps are already established, that's not an issue, but the main point is getting getting access to the people there, and that's where the situation is really bad. A report saying that the electricity was not available throughout the day yesterday in these small hamlets, so even their phone might not be working. And this is where things are getting a little murkier. And I mean, कितने लोग हैं वो भी अभी पता नहीं हो रही है अभी तक। It's like around 250 people, houses are under debris right now. So how many have escaped? I mean, that exact figure is yet to come out. And preliminary understanding is that at least 50 will be dead as per the geography is concerned. But still the rescue operations are still on. We will not be able to get the exact figures unless it is confirmed by the district authorities. So far it is only 8 bodies have been retrieved so far. जी अजय, साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन हुआ है तो चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई होंगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया है? क्या बारिश रुकने के आसार हैं आने वाले दिनों में? Today, as I told earlier, it is red alert right now happening. But tomorrow onwards, it's orange alert in these districts. Malappuram में orange alert है, कोझिकोड में, वायनाड में, कन्नूर में सब ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों में सिर्फ 5 जिले में अलर्ट, बाकी सब जिलों में अलर्ट है। पर लेकिन मौसम अभी बदल रहा है तो हमको पता भी नहीं है कि कल कौन सा अलर्ट कौन सा अलर्ट जारी होंगे। तो अभी तो पीपल शुड बी रेडी टू फेस द वर्स्ट रेनफॉल इफ इट हैपेंस। एंड ऐसा लगता है कि रेड अलर्ट के बारे में अभी आज पता आ गया कि रेड अलर्ट है जी। तो इस तरफ बदल रहे हैं मौसम। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। सीधे तौर पर अगर देखा है तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का कहर वहां पर देखने को मिल रहा है ये हमने आपको बताया। और अभी भी कई सारे लोगों के फंसे होने की आशंका वहां पर भावना जताई जा रही है। बिल्कुल, केरल के वायनाड की तस्वीरें आपने देखी जहां कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है क्योंकि भूस्खलन वहां पर हुआ है। साथ ही एक पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है और लोगों को बचाने का प्रयास और खाने और पानी की सामग्री वहां तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, और खबरों का सिलसिला इसी के साथ नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आज संसद में जो बजट सत्र चल रहा है और बजट पर आज चर्चा होनी है उस पर। बात करें संसद के दोनों सदन में इन दिनों बजट पर चर्चा चल रही है। आज भी इस पर आगे की बहस जारी रहेगी। वहीं दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जहां शून्यकाल के साथ साथ सांसदों को जन्मदिन की बधाई सूचीबद्ध है, तो वहीं लोकसभा में सामान्य बजट पर चर्चा समाप्त होने के बाद जवाब आने की भी संभावना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अनुदान की मांग भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के साथ साथ विभिन्न मंत्रालय के मंत्रियों के वक्तव्य भी सूचीबद्ध किए गए हैं। साथ ही सदन में कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, सिल्क बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड के सदस्यों और आधिकारिक भाषा समिति के सदस्यों के चुनाव संबंधित प्रस्ताव भी आज सूचीबद्ध है। तो आज संसद के बजट सत्र का 7वां दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण चल रही है बजट पर चर्चा, क्योंकि दोनों ही पक्ष विपक्ष लगातार चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और एक सकारात्मक चर्चा जो है बजट की चर्चा निकलकर बाहर आई है। ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि हमने देखा कि आज भी बजट पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब जो है वो आ सकता है। विपक्ष के तमाम आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किन किन मुद्दों को उठा सकती हैं सदन में? देखिए, यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि चर्चा के दौरान सामने आए। कल हमने देखा था लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम ऐसे बातें रखी जिनको लेकर उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं सदन में मौजूद थी और उस समय उनकी प्रतिक्रियाओं से लग रहा था कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और उनके पर्याप्त जवाब संभवतः उनके पास है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार जो चर्चा है बहुत सकारात्मक देखी गई है। चर्चा के दौरान गतिरोध थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन अमूमन देखा गया कि विस्तार से चर्चा यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से संसद के दोनों ही सदनों में इस बार देखी गई है, जो कि बजट के जो प्रावधान है उस पर विस्तार से चर्चा के बाद लगता है कि हमारे देश के जो सियासतदार हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हैं और इस बात को तस्दीक देना चाहते हैं कि जो बजट में प्रावधान है या तो वो उसके पक्ष में या विपक्ष में है, लेकिन उन सब चीजों को गंभीरता से ले रहे हैं। ये चर्चा ये इस बात का संकेत दे रही है। जहां तक वित्त मंत्री के जवाब की बात करें तो निश्चित तौर से आज ये जवाब आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमने कल लोकसभा में भी देखा था कि नेता प्रतिपक्ष का जवाब चर्चा में शामिल होकर उन्होंने जो अपनी बात रखी उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ये चर्चा तकरीबन समाप्ति की ओर है और दोपहर बाद ये कभी भी जवाब आ सकता है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री को कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर जवाब निश्चित तौर से देना है और देगी भी, जिसमें कि अगर हम देखें जो बजट के दौरान जो तमाम टैक्स के जो प्रावधान हैं उसको चाहे सरलीकरण की प्रक्रिया की गई हो या टैक्स के प्रावधानों पर जो अलग अलग प्रोविजंस है जिसमें अलग अलग दायरों को बढ़ाने या घटाने की जो बात है उस पर पक्ष विपक्ष देखने को मिला है। और इसके अलावा जो संपत्ति से संबंधित जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसको विपक्ष ने, चाहे वो टीएमसी हो या फिर कांग्रेस, उसने उसका तीखा विरोध किया है। तो मुझे लगता है उस पर भी वित्त मंत्री की तरफ से जो जवाब आएगा उस पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अगर सरकार ने उसे उसमें शामिल किया है तो उसकी क्या वजह है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो कितना जरूरी है। निश्चित तौर से हमने इस बजट को, जब प्रधानमंत्री ने खुद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह बजट देश को विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ने वाला एक ऐसा बजट है जो उसकी एक आधारभूत संकल्पना को प्रस्तुत करता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर से इससे संकेत ये है कि इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान जरूर हो सकते हैं जो कि विपक्ष को नागवार गुजर रहे हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से उन्हें सरकार मजबूत और जरूरत मान रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि जवाब में क्या क्या बातें होती हैं और उस समय विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, इस पर तो नजर रहेगी ही ऋषि, लेकिन साथ ही अगर हम बात राज्यसभा की करें तो वहां पर किस तरीके से आज कामकाज होने जा रहा है, क्या कुछ विधायी कामकाज आज सूचीबद्ध है? देखिए, राज्यसभा में भी बजट पर जो चर्चा है
हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम बजट की चर्चा का जो समय देखें तो राज्यसभा के लिए समय ज्यादा मुकर्रर किया गया था, और इससे मुझे लगता है कि आज जब अगर लोकसभा में वित्त मंत्री का जवाब आ जाता है तो उसके बाद आज शाम देर शाम राज्यसभा में भी जवाब आ जाना चाहिए। और ऐसे में राज्यसभा में एक और प्रावधान होता है जिसमें कि क्लैरिफिकेशन के माध्यम से अगर कोई जवाब आता है तो जवाब के बाद सवाल पूछने का जो प्रावधान है वो राज्यसभा में है, और इसका उपयोग हमने देखा है कि विपक्ष अक्सर करता रहता है। तो उनके जवाब से अगर विपक्ष की जो भी उसमें उनको जानकारियां लेनी चाहेंगे वो क्लैरिफिकेशन के माध्यम से लेने का हक होता है। तो इस मायने में देखें तो राज्यसभा इस जवाब के मामले में ज्यादा जानकारी हासिल करने में अपनी क्षमता रखता है। जी बिल्कुल ऋषि, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन और बेहद ही अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि लोक कल्याण और जनहित के मुद्दे जो भी हैं वो भी कौन से मुद्दे जो हैं आज सदन में उठाए जाएंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट की चर्चा के बाद जवाब पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल एक खास कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल आज केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में आयोजित हो रहे एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसका विषय है जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, और सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ कर रहा है, और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और इस दिशा में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, विशेषज्ञ समुदाय और अन्य लोगों के अलावा 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही देश और विदेश के विभिन्न CII केंद्रों से कई गणमान्य लोग भी जुड़ेंगे। और इसी बीच नया सफर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे दिल्ली में हुए हादसे पर क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत, आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए शनिवार को हुए हादसे की। आपको बता दें कि पहले ढील और अब सील। कोचिंग सेंटर है या मौत का गोदाम? क्योंकि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। छात्र आक्रोश में है। प्रदर्शन कर रहे छात्र भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए कई मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासन से पूरी जानकारी देने की भी मांग लगातार कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ड्रेनेज और वायरिंग को पूरी तरह ठीक किया जाना चाहिए और सभी इमारतों और बेसमेंट्स का तुरंत सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। साथ ही छात्रों की मांग ये भी है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू कर सामान्य से अधिक किराए की मांग पर रोक लगनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना यह भी है कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जाने चाहिए, ये छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। जब से ये हादसा सामने आया तभी से ये छात्र जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी मांगों के साथ में। और वहीं दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। कोचिंग हादसे के मामले में पुलिस ने बीते कल 4 भवन मालिकों समेत 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 4 उस भवन के मालिक हैं जिसमें कोचिंग सेंटर चल रहा था। इनकी पहचान करोलबाग निवासी सरबजीत सिंह, तेजेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो चचेरे भाई हैं। इन्होंने राव स्टडी सेंटर को इमारत किराए पर दी थी। 5वां व्यक्ति एसयूवी गाड़ी का चालक मनोज कटारिया है। कटारिया पर आरोप है कि जल भराव के दौरान उसने तेजी से गाड़ी निकाली, जिससे स्टडी सेंटर का गेट टूट गया और बेसमेंट में पानी भरता चला गया। वहीं साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने 5 आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोचिंग सेंटर के मालिक व संचालक को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सभी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देर रात हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने प्रदर्शन स्थल पर छात्रों से बातचीत की है और उनकी मांगों को भी सुना। क्या कुछ अहम मांगे हैं छात्रों की, आइए सुनाते हैं आपको। आधी रात हो गई है और ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना स्थल के पास अभी भी छात्र जो है वो धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जो है धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैंडल मार्च छात्रों ने निकाला था और यहाँ पर छात्र लगातार जो है अपनी मांग जो है प्रशासन के सामने रख रहे हैं। और छात्रों से हम बात करते हैं यहाँ पर। बताइए क्या आपकी मांगे हैं, क्या डिमांड है, किस तरीके से यहाँ धरना कर रहे हैं? डिमांड यही है कि जो कैजुअलिटी हुई है उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन सारी बताई जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ अप्रोप्रिएट बताया नहीं है। 3 कैजुअलिटी बोली हैं, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको रिवील करें। और कंपनसेशन की मांग करी गई है और ये कैजुअलिटी दोबारा ना हो। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में हुई थी, अब यहाँ पर ORN में हुई है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सब बताएं, रिवील करें। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या चार्जेस लगे हैं और कौन कौन पार्टीज बनाई गई, सब रिवील किया जाए। आप बताइए क्या डिमांड है और अभी तक क्या आपको मिला है, प्रशासन से क्या रिस्पॉन्स मिला है? सर अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लाइट कट चुकी है, पुलिस प्रशासन जानबूझ के लाइट काट दी है और हमारी बहुत सारी डिमांडें हमने डिमांड लिख के पुलिस प्रशासन को दे दिया। अभी भी बहुत सारे बच्चे लापता हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे मुखर्जी नगर में संस्कृति IAS में संस्कृति IAS में आग लगी थी। उस समय सरकार ने कुछ दिन आंदोलन हुए, फिर अभी 15-20 दिन पहले कुछ बच्चे करंट लगने से मरे, आज फिर हुआ। ये हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ छात्र भी जो है वो बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती मूलभूत। इसके लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारी डिमांड बिल्कुल है कि रेंट को रेगुलराइजेशन किया जाए और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पर आए और हमारी डिमांड को एड्रेस करें। सर पहली बात की जो डेथ हुई है सर इलीगल लाइब्रेरी की वजह से हुई है सर। अभी सर यहाँ पे 95% से अधिक लाइब्रेरी सर बेसमेंट में चलती है जो इलीगल है, क्योंकि बेसमेंट में कमर्शियल अलाउड नहीं है MCD की तरफ। तो हम सब चाहते हैं कि जो इलीगल जो लाइब्रेरी है वो बंद किया जाए। प्लस कंपनसेशन हमारा पहला डिमांड है सर कि हर बच्चे जो डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपया मिले। लेकिन ये सर अभी 3 डेथ बता रहे हैं, लेकिन 3 से अधिक डेथ हुई है, ये रिवील नहीं कर रहे हैं। और ये सर पूरी मिली भगत है सर, माफिया चल रहा है यहाँ पे सर, रैकेट चल रहे हैं। हमसे इनसे निजात चाहिए। पूरी बात इधर अकाउंटेबिलिटी का है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा कि क्या करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तो पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। और पुलिस है कि हमको इसे बात बोल के इधर से दगाने के लिए सोच रहा है और कोई ये नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। MCD वाले कोई नहीं आए, उनको जो पॉलिसी बनाते हैं वो भी कोई नहीं आए, कोई बताइए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी छात्र जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी पीड़ा है कि अभी तक कोई भी जो है बड़ा अधिकारी या बड़ा राजनेता जो है वो नहीं आया, जिम्मेदार जो थे वो अभी तक नहीं आए हैं उनकी पीड़ा को सुनने के लिए। और यहाँ पर जो 3 छात्र जो दिवंगत हुए हैं उनका पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर कैंडल जलाकर यहाँ पर छात्र जो है वो रात भर से यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर है, लगातार समझाई दे रही है, लेकिन छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। कैमरामैन संदीप के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली।
छात्रों में बहुत ही आक्रोश नजर आ रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि उनको सुनिश्चित जगह मुहैया कराया जाए, क्योंकि लाखों छात्र जो हैं सपने लेकर आते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, लेकिन दिल्ली आने पे अगर उनको इस तरीके का रवैया, इस तरीके की तैयारियां मिले तो बेहद ही निराश नजर आ रहे हैं इस समय छात्र। बढ़ते आगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नवीन दलविन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा है। नवीन दलविन की शनिवार को दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान में डूबने से मौत हो गई थी। कल रात दिल्ली में दलविन के पार्थिव शव को उनके परिजनों को सौंपा गया था। वहीं तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और विधायक IV सतीश ने मृतक छात्र को श्रद्धांजलि दी। दलविन के पार्थिव शरीर को रात भर तिरुवनंतपुरम के SK हॉस्पिटल में रखने के बाद उसके घर मगट्टू काडावू ले जाया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों के बारे में सुझाव देगी। वहीं समिति में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार विशेष CP, दिल्ली पुलिस अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक भी शामिल हैं। ये समिति 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने समिति गठित की है। 30 दिनों में इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और ये समिति में कई वरिष्ठ अधिकारी जो है शामिल किए गए हैं। नीतिगत बदलावों की बात की जा रही है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, समिति इस तरीके की रिपोर्ट पेश करके सुझाव पेश करेगी। ओल्ड राजेंद्र नगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशांत राय। निशांत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। शनिवार को यह हादसा हुआ है, आज मंगलवार हो चुका है। छात्र क्या अभी भी वहां पर बैठे हैं? और साथ ही साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ढील के बाद सील चल रही है, बेसमेंट पे को सील कर दिया गया है, करीब 20 बेसमेंट को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ बुलडोजर चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार बहुत लोग हैं। क्या MCD के अधिकारी पर गाज गिरी है? क्या फायर सेफ्टी के डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी पर गाज गिरी है? देखिए, अगर अभी की अपडेट दूं तो मैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूं। राव जो कोचिंग सेंटर है उसके ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र रात से यहां पर डटे हुए हैं। रात में हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद थे और अभी भी सुबह छात्र यहां पर डटे हुए हैं और छात्रों की वही मांग है कि इसमें पूरी तरीके से न्यायपूर्ण जाँच की जाए और ये आश्वासन दिया जाए कि भविष्य में इस तरीके का कोई दूसरा हादसा ना हो। इसके अलावा जो तमाम तरीके के इलीगल तौर पर ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए और जो इनके ऑनर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। आपने जो कार्रवाई की बात पूछी है तो अभी तक केवल 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। एक जेई को टर्मिनेट किया गया है, एक AE को सस्पेंड किया गया है और जो FIR दर्ज की गई है वो बिल्डिंग मालिकों पर दर्ज की गई और जो व्यक्ति यहां से थार लेकर गया था उस पर FIR दर्ज की गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी बहुत कार्रवाई होनी बाकी है। छात्रों में गुस्सा है, छात्रों में रोष हो और हो भी क्यों ना, जो छात्र अपने सपनों को लेकर राजधानी दिल्ली आते हैं, मुखर्जी नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, यहाँ पर उन सपनों को पंख लगाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो तो जाहिर सी बात है छात्रों को गुस्सा आएगा। महंगी फीस दी जाती है और सबसे ज्यादा इसमें निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र होते हैं जो फैमिली अपनी तमाम चीजों को दांव पर लगाकर अपने बच्चों को यहाँ भेजती है ताकि वो जीवन में कुछ बेहतर कर सके और यहाँ पर अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो परिवार समेत छात्रों का गुस्सा स्वाभाविक है, जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी निशांत, अगर देखा जाए तो ये छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कई सारी मांगे भी हैं, जैसे जो बढ़ता हुआ किराया है, एक वो भी मांग इनकी इसमें शामिल है। साथ ही जितने भी ये सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई हो, बेसमेंट में कोई भी लाइब्रेरी ना हो, क्योंकि अभी जब बातचीत हमारे सहयोगी कर रहे थे तो उसमें एक छात्र ने बताया कि आज की तारीख में अभी भी 80% ऐसे लाइब्रेरी हैं जो बेसमेंट से संचालित की जा रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और भी तमाम जो सुरक्षा मानक है उनका ध्यान रखना चाहिए। ये सब तमाम जो मांगे हैं वो छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त।
देखिए बिल्कुल बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी को लेकर तमाम तरह के नियम हैं और किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को बेसमेंट में नहीं करना चाहिए। ये एमसीडी की बात की जाए तो उसकी गाइडलाइन है। उसके बावजूद अगर इतनी बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लाइब्रेरी बनाई जा रही है, छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर तमाम जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है और वो भी राजधानी दिल्ली में। अगर राजधानी में यह हालात है तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे प्रदेश हैं उनकी राजधानी और उनके तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर जो छात्र तैयारी करने आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे मानक तय करने चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस तरीके के काम है उसको दोबारा ना करे। और रही बात छात्रों की, तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो जो पूरी जांच हो रही है वो छात्रों को बताई जाए, किन किन पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जो तमाम तरह के सिस्टम है उनको ठीक किया जाए। सबसे बड़ी बात है राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम, और इसके चलते एक छात्र की करंट लगने से भी मौत हुई थी और फिर यहां पर छात्रों की मौतें हुई हैं। तो सवाल यह भी उठता है, जो तमाम दावे किए जाते हैं बारिश से पहले की हमारी तैयारियां पूरी हैं, इस बार राजधानी बारिश को एंजॉय करेगी। हमने जब मेयर का बयान सुना था और अब राजधानी में बारिश के बाद वो भी इस तरीके से बारिश नहीं हुई जिसको कहा जा सके कि दिन रात यहां पर बारिश हो रही है, पानी भर रहा है। कुछ घंटों की बारिश पूरी राजधानी को जलमग्न कर देती है। तो ये तमाम जो एजेंसीज हैं आखिर ये कर क्या रही हैं? और केवल जेईई पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए। दिल्ली की मेयर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दिल्ली सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई भी दुर्घटना ना हो। जी निशांत, हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में इस समय छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का पता नहीं है, वो एक बार भी छात्रों से मिलने नहीं पहुंची है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए समिति गठित की है। देखिए वाकई हालात चिंताजनक हैं कि आप बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एसी रूम में और जब बात आती है आपकी जिम्मेदारी तय करने की तो आप जिम्मेदारी से पूरी तरीके से भाग जाते हैं। ये वही राजधानी दिल्ली है जहां दिल्ली की जल मंत्री ने प्रदर्शन किया था, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है और अब जब बारिश हुई है तो दिल्ली में पानी पानी हो गया तो जल मंत्री गायब हो गई हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की थी। केवल और केवल जिम्मेदारी जो है वो दूसरे पर तय करने की बात कही जा रही है, मतलब आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर हो, एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार की आखिर जवाबदेही क्या है, इस पर दिल्ली सरकार खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा कारण था इस पूरी लापरवाही में पानी भरा जाना और आज भी अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। भविष्य में अगर बारिश और ज्यादा होती है और यहाँ पर स्थितियां बिगड़ती तो शायद उसके रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं है। दावे बहुत किए गए थे, मुझे आज भी याद है जब दिल्ली में पहली बार बारिश हुई थी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और उसके बाद दिल्ली की मेयर ने कहा था कि हमने जगह का पता लगा लिया है जहां जहां पानी भरता है, आगे से हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी जिसके चलते 3 छात्रों ने अपना जीवन गंवा दिया, एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई और अभी तक कोई भी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ना तो दिल्ली की मेयर की बात की जाए और दिल्ली की जल मंत्री की बात की जाए तो ग्राउंड पर ना वो आए हैं ना छात्रों से मिले हैं। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है निशांत जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चले हैं, सील हुई है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये सब नियम कानून जो अब लाए जा रहे हैं वो अस्थायी ना हो। भविष्य में जो भी छात्र अपने सपने लेकर आ रहा है, लाखों की फीस दे रहा है, वो ये सुनिश्चित कर सके कि जब वो यहाँ आएगा उसे रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन इसी के साथ नया सवेरा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यूपी विधानसभा सत्र से जुड़ी अहम खबर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय
गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की, जहां आज अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। योगी सरकार आज विधानमंडल के मानसून सत्र में वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। जहां आपको बता दें कि विकास की कई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अनुपूरक बजट सदन में आज पेश किया जाएगा। सरकार साल 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि दे सकती है। वहीं धार्मिक व पर्यटन स्थलों के विकास की कई योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी के लिए धनराशि की भी व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जा सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष फरवरी में 2024-25 में योगी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। और वहीं यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर भी फैसला किया जा रहा है। दरअसल पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां 2 गुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं, जिससे ताउम्र जेल का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। और साथ ही इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नीयत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र रचता है, तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। तो ये विधेयक लाया गया है और आज इस पर चर्चा भी होनी है। तो यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं रामेंद्र, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। अनुपूरक बजट 2024-25 के लिए आज पेश किया जा सकता है। किन क्षेत्रों पर धनराशि आवंटित की जा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? देखिए, कई बड़े क्षेत्र हैं, लेकिन कुंभ को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं उनमें कोई फंड को लेकर बाधा ना, ये पहली प्राथमिकता है। क्योंकि कुंभ उत्तर प्रदेश का जो मुख है, जो चेहरा है, वो पिछली बार भी उसने प्रदर्शित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसे बेहतर काम कर सकती है, कैसे लोग करोड़ों लोगों की व्यवस्था कर सकती है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर कर सकती है। तो कुंभ को लेकर के तैयारियों में कोई ढील न रहे, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और जो अनुपूरक बजट है उसमें कुंभ का एक बड़ा हिस्सा होगा। दूसरा, जो कनेक्टिविटी है, प्रयागराज की कनेक्टिविटी है, उस पर भी सरकार का ध्यान है कि जो लोग देश विदेश से आए उनको कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, कई और क्षेत्र हैं कनेक्टिविटी के साथ, बिजली है, जो SCR रीजन है, जो लखनऊ के इर्द गिर्द जो NCR की तरह SCR बनाया जाएगा, उसके लिए भी फंड की व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से तमाम क्षेत्र है जहाँ फंड की आवश्यकता है और सरकार अनुपूरक बजट में इस फंड को लेकर आएगी। जी रामेंद्र, अगर देखा जाए तो लव जिहाद को लेकर भी अब कहीं ना कहीं एक संशोधन किया गया है। कल इसको पेश किया गया था और अब आज इसको पास कराया जाएगा इस प्रस्ताव को। देखिए, केवल लव जिहाद नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखिए तो एक SC ST का एक बड़ा तबका है जो लखनऊ से लेकर बहराइच और पूरे उत्तर प्रदेश भर में जुड़ा, जहाँ ईसाई मिशनरीज बड़ा काम करती हैं। लव जिहाद की घटनाएं चर्चा में आती हैं, लेकिन ईसाई मिशनरीज की घटनाएं चर्चा में नहीं आती और वो इस तरीके के नाटक करते हैं कि चर्च में ले जाएंगे और भूत प्रेत मंत्र का प्रभाव दिखाएंगे और लोगों को कन्वर्ट कराएंगे। गांव गांव तक इन्होंने अपनी बड़ी पैठ बना रखी है। लव जिहाद की घटनाएं आप देखिए, तौकीर अहमद बरेली में कहते हैं कि हम शादी ब्याह कराना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम का, और उसके लिए हमको DMSP अनुमति दे। तो जाहिर है कि मन कितना बढ़ गया है, इसकी बात है। सरकार ने उस सब पर विराम लगाने के लिए एक बड़ा काम किया है कि अगर आप SC ST के या नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाएं करते हैं लव जिहाद के नाम पर, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, तो आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा और उसके साथ भी
दंड का अलग से प्रावधान भी है। तो सरकार कठोरता के साथ इसको रोकना चाहती है। जैसे विधानसभा में पारित होगा, विधान परिषद में जाएगा और राज्यपाल को जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जब इसमें सिग्नेचर करेंगे तब ये कानून बनेगा। क्योंकि धर्म परिवर्तन का मामला स्टेट का मामला है, ये केंद्र सरकार ने कहा कि वो अपने नियम बना सकती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। झारखंड के चक्रधरपुर के नजदीक ट्रेन संख्या 12,810 हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। राजखरसावा और बड़ा बम्बो स्टेशन के बीच हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही आपको बता दें कि ये घटना सुबह करीब 3:45 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन के 4 बोगी पटरी से उतर गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि तत्काल रेलवे की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है। रेलवे की मेडिकल टीम ने राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया। और इसी बीच घटना को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। रांची हेल्पलाइन नंबर है 0651278711 और वहीं टाटानगर का हेल्पलाइन नंबर है 065722900324। चक्रधरपुर का हेल्पलाइन नंबर है 065872387072। राउरकेला का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 0661250107 और 066125000244। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो है 9433357920 03326382221। तो वहीं मुंबई का भी हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किया गया है जो है 02222694040। नागपुर का हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया वो है 7757912790। और इसके साथ ही भुसावल का भी हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किया गया है जो है 087999827112। तो झारखंड में ये रेल हादसा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जा चुके हैं। अगर आपका भी कोई परिजन इस रेल में यात्रा कर रहा था तो आप इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली एवं छूटने वाली कई ट्रेनों को इस वक्त रद्द किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा कांटाबिंजी इस्पात एक्सप्रेस और खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। जबकि एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में, बिलासपुर टाटा को राउरकेला में और हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस को भद्रक के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। वहीं हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट, शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस और अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस को पुरलिया हटिया के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कई ट्रेनों के मार्ग इस वक्त बदले गए हैं। रेल दुर्घटना के कारण कई ट्रेनों के ये मार्ग बदले गए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त किया जा रहा है। जी, तो वायनाड में आपको बता दें कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। टीम लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट किया है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिस्ट्रेस द लैंडस्लाइड्स इन द पार्ट ऑफ वायनाड, माय थॉट्स आर ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस एंड प्रेयर्स विद दोज इंजर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो परेशान हैं, वो चिंतित हैं कि वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन की वारदात हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो भी घायल हैं उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केरला के मुख्यमंत्री पिनरा विजयन से बात की है और सभी सहायता की मदद का आश्वासन भी दिया है। और इसी के साथ चलिए नए सवेरे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है
तो जीत पक्की। એ સંભાળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ સત્યાનાશ भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और राजधानी दिल्ली से आज कौन सी मुख्य खबरें जो हैं वो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, उसके लिए हमारी सहयोगी के पास चलते हैं संध्या शर्मा। संध्या, क्या है आज अखबारों की मुख्य सुर्खियां? भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे जनसत्ता अखबार ने आज अपने देश व्यापार पेज पर प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 तक जीडीपी का 20% होगी और वर्तमान की अगर बात करें तो 10% योगदान डिजिटल अर्थव्यवस्था का इसमें देखा जा रहा है। तो ये खबर को आज महत्वपूर्ण अहमियत देते हुए प्रकाशित किया गया। इसके अलावा एक और खबर आज हमें प्रमुख अखबारों में देखने को मिली है, जो कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद में तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं, ये बात कहते हुए क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में खरी खरी सुनाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि दो पड़ोसी देशों के बीच के इस मुद्दे का समाधान उन्हीं दोनों को निकालना होगा। साथ ही किसी भी देश को दूसरे देश पर हावी नहीं होना चाहिए, ये क्वाड की तरफ से कहा गया है। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जो आज सभी अखबारों में देखने को मिली है, कोचिंग हादसे को लेकर के जो जांच होगी उसको गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर दी। उसको लेकर के संसद में कल पूरे दिन गूंज रही। दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में इसको लेकर के आवाज़ उठाई गई। और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि कोचिंग बना व्यापार, जवाबदेही तय करनी ही होगी। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो ये है मस्ती की पाठशाला से जुड़ी हुई। जी हाँ, जिसे आज प्रमुखता के साथ पहले पेज पर प्रकाशित किया गया है और लिखा है कि 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे और वो गांव और पार्क देखेंगे, मेले में घूमेंगे। और इसकी खास वजह यह है कि बच्चों को पार्क दिखाने या डाकघर घुमाने के लिए या बाकी गाइडलाइंस जो जारी की गई उसमें ये कहा गया कि आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिजाइनर समेत अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उसके विशेषज्ञों से भी मिलवाया जाए, यानी कि उनके बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट है उसको लेकर के भी खास जोर देना होगा। तो ये एक अच्छी खबर मस्ती की पाठशाला से जुड़ी हुई। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक ये खबर प्रकाशित हुई है और लिखा है कि सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद जूस से भी फैटी लीवर की संभावनाएं अब बढ़ने लगी हैं। ये भी कहा गया है कि लीवर में अधिक मात्रा में वसा जमा होने से जो परेशानी होती है उसकी वजह जो है वो गलत खानपान और अव्यवस्थित जीवन शैली है। तमाम आंकड़े प्रतिशत के साथ प्रकाशित किए गए हैं कि 44% जो लीवर सिरोसिस के मामले आते हैं वो अत्यधिक शराब के सेवन से आते हैं, लेकिन 14% लोगों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण भी लीवर सिरोसिस की जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज अखबारों में ये खबर हमें देखने को मिलेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। और इसी के साथ नया सफर में चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि केरल के वायनाड इस वक्त प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में हुए इस भूस्खलन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इसमें खो दिया है और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान अभी चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन से बात की और वहाँ की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अरुण शर्मा।
अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर केरल के वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा है उस पर संदेश दिया है, कहा है कि वो व्यथित हैं और साथ ही साथ उन्होंने केरला के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की तरफ से हर सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। बिल्कुल, देखिए केरला में हम जानते हैं कि जो लैंडस्लाइड हुई थी वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें कई लोग फंसे हुए हैं। चैलेंज इस समय पर ये है कि अभी भी जो बारिश हो रही है उसमें चैलेंज हो जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन करना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस समय पर जो केरला के सीएम है उनसे बातचीत की है और एक जायजा भी लिया है कि आखिर क्या इस समय पर ग्राउंड सिचुएशन है और जो भी जो हेल्प हो सकती है सेंटर की तरफ से उसे देने की से बात की है। हमारे सोर्सेज हमें इस समय पर ये भी बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जेपी नड्डा है उनसे भी बात की है और ये एक तरह से कहा है कि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि केरला में जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को और एक तरह से जो रिलीफ ऑपरेशन हैं उसमें एक तरह से कंट्रीब्यूट करें, एक तरह से बढ़ चढ़ करके ये इंश्योर करें कि वहाँ पर हेल्प की जा सके रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से हमारे जो सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं, तो सुरेश गोपी हैं जो मिनिस्टर है उनसे भी बातचीत की है और जॉर्ज कुरियन से भी बातचीत की है। मकसद यही है कि एक तरह से एक ओवरऑल सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन रह सके, बेटर एक तरह से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में होता ही है कि लैंडस्लाइड हुई है उसके कास्केडिंग इम्पैक्ट कई सारे हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, ऑल्दो एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड हैं, दो एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया है, हेल्पलाइन नंबर्स को भी क्लोज कर दिया गया है। लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वेदर कंडीशंस वहाँ की काफी खराब है। ऐसे में जरूरत यही होती है कि कैसे सेंटर और स्टेट मिलकर के काम कर सके, जो मल्टीपल एजेंसीज को कैसे डिप्लॉय किया जा सके, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सके इस तरह के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के अंदर, उसी बात पर फोकस है। तो जैसा हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेपी नड्डा से, सुरेश गोपी से, जॉर्ज कुरियन से एंड ऑफ कोर्स जो केरला के सीएम उनसे बातचीत की और कैसे तुरंत कार्रवाई हो सके, तुरंत एक तरह से वहाँ पर एक जो रेस्क्यू रिलीफ को कैसे बड़ा इंश्योर किया सके, इस बात पर फोकस रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो केरल के वायनाड में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। बड़े अंगे आगे नया सवेरा में बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और नजर डालते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें। जी हाँ, जिन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं वो हैदराबाद की, जहां हैदराबाद में मनाए गए बोनालू उत्सव की झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए, जानिए कि बोनालू जो उत्सव है वो क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। हैदराबाद की इस झलकियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे कृतिका और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक